हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके धीमंत, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो? एम आई ऑडिबल, विजिबल? एक बार बता दो जल्दी से। जो फिर कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारा बोल देते हैं और ऑडियो ही नहीं जा रहा होता। देखो एक बार, ऑडिबल विजिबल हूं मैं? So today we will start with another topic. श्रेयांश हाय। श्रेयांश, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार प्लीज मुझे बता दो। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था अबाउट दी सेल वॉल और काफी डिटेल में अपन ने सेल वॉल के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। S1, S2, S3, प्राइमरी, पिट और सेकेंडरी डिपोजिशंस, ये सारी चीजें हो गई थी। टर्शरी सेल वॉल, बॉर्डर्ड पिट, सिंपल पिट्स, ये सारी चीजें हो गई थी। हाय क्रिश, हाउ आर यू? ठीक है। और डाउट में कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ डाउट्स आए थे, तो वो डाउट्स थे कि मैम व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पिट मेम्ब्रेन एंड पिट कैविटी, पिट, इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है। और एक डाउट मेरे पास आया था कि मैम मुझे S1, S2, S3 सब कुछ समझ में आ गया, बट उसका रिलेशन विद मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू जो है वो समझ नहीं आया। तो वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद फिर अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? श्रेयांश, आपका डाउट था ये? ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं। S1, S2, S3, ये सारी हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है? नहीं, आप लेट नहीं हो रोहित। ठीक, अब सबसे पहले जो सेल वॉल अपन ने पढ़ी थी वो थी प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, अब मैं आपको लास्ट क्लास में ये बताना चाह रही थी कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है इट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो सेल्स हैं या इट इज मेड अप ऑफ दो सेल्स विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग। नहीं, मैंने अभी नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं प्रीवियस का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज करा रही हूं। मुझसे किसी ने डाउट पूछा था तो वही मैं रिपीट कर रही हूं। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी, डोंट वरी। सो दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो कैसी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। बट जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इस परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी टाइप की सेल वॉल डेवलप हो जाती है। नाउ इट कुड हैव S1, इट कुड हैव S1 एंड S2 बोथ, और इट कैन हैव S1, S2 एंड S3, ऑल द थ्री। और अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं तो वहां पर एक टर्शरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। करीना हेलो, अमन हेलो। आज अवनी नहीं आई क्लास में अभी तक। क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? ओके। अब एक पिट कैविटी वाला जो डाउट था इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ पिट। पिट वो एरिया है जहां पर आपका जो सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल है वो डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक, तो इस पिट में दो चीजें होती है। एक होती है पिट कैविटी, दैट मीन्स वो अनथिकेंड एरिया जो है जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई है, उस खड्डे को, उस खाली जगह को बोला जाता है पिट कैविटी। ठीक है, और ये जो पिट है इसकी मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिडिल लैमेला, इट इज मेड अप ऑफ मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल। सो दिस इज बेसिकली द पिट मेम्ब्रेन। तो पिट मेम्ब्रेन और पिट कैविटी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पिट को बनाते हैं। ठीक है, दीमंत गुड इवनिंग। Converted to permanent tissue, the primary cell wall is
देखो प्राइमरी सेल वॉल क्या बाहर की तरफ निकलती चली जाती है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकलती चली जाती है और मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कुछ सेल्स में वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी अगर वो सेल डेड हो गया, ठीक है, उसके ऊपर बहुत थिक डिपॉजिट्स आ गए, लिग्निन के, सुबरिन के, पेक्टिन के, बहुत हेवीली डिपोजिशन हो गया, तो वहां पर सिर्फ डिपॉजिट वाला पार्ट थिक रह जाएगा और बाकी सारा सेल जो है वो डेड हो जाएगा। तो लिविंग कंपोनेंट सारे ही क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, और भी कोई डाउट है लास्ट क्लास का तो प्लीज पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब मैं स्टार्ट करूंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चले आगे। सो दीज वर द डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखे थे और मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि व्हेन आई मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आऊंगी तो मैं आपको क्लास में ही ये चीज समझा दूंगी, ठीक। और आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स सेक्शन में एक चीज बताओ, क्या आपने कोई पर्टिकुलर बुक को रीड करना स्टार्ट करा? दूसरा, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं आपको तो आपको उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? और तीसरा, क्या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, या जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, एनी बुक, तो आपको वो बुक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये 3 चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता दो। चाइल्डहुड, अगर सेल वॉल के ऊपर थिक सेकेंडरी डिपॉजिट्स आ गए हैं तो सारा लिविंग पार्ट जो है वो डेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेल ही पूरा डेड हो जाएगा। तो वहां पर थिकन पोर्शंस रह जाएंगे सिर्फ सुबरिन के, लिग्निन के, और सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक। चलिए, सो आज अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज plasma membrane, which is also called as cell membrane, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाद जब अपन ऑर्गेनेल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद ये चैप्टर जो है इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता चला जाएगा और आपको सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा फीडबैक अगर आप लो तो मेरे हिसाब से बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का थोड़ा सा एक टिपिकल पार्ट है, क्योंकि इसमें काफी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है और इसमें काफी सारी ऐसी चीजें भी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ते हो। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमको क्लैरिटी से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, बट अभी हम उन चीजों को जब समझते हैं तो हमको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल रहता है। बट आप परेशान मत हो ना, अपन धीरे धीरे करके सारी चीजों को बहुत ढंग से समझेंगे, ठीक है। मैम, आई कैन रीड एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्व क्वेश्चंस इन फिंगर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है धीमंत, वेरी गुड। अगर ये सब कुछ हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। बस मुझे यही चाहिए कि आप जो भी बुक करो, जो भी क्वेश्चंस करो, आपके वो क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाने चाहिए। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन it is present in both prokaryotes, यानी बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, एंड यूकैरियोट्स। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक। इट इज अ थिन, फ्लेक्सिबल, फ्लूइड टाइप, डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। ऐसा लग रहा है हम क्या समझा रहे हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थिन है, बहुत ज्यादा थिक लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंट नहीं होती है। फ्लेक्सिबल है, दैट मींस रिजिड नहीं है सेल वॉल की जैसे, फ्लेक्सिबल है, आराम से आप इसे मूव करते हो। फ्लूइड टाइप की है, ठीक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। डायनेमिक इन नेचर है, डायनेमिक इन नेचर का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक नहीं है का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मूवेबल विद इन द लेयर। वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए आप इसे क्या बोल रहे हो? डायनामिक बोल रहे हो। ये स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्या ये बात आपको चमक गई? क्या ये बात चमक गई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन है, फ्लेक्सिबल है,
फ्लूइड इन नेचर है और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है स्टैटिक नहीं है, ऐसे नहीं रहेगी, बट इसके अंदर कुछ कुछ मूवमेंट होते रहेंगे। क्लियर? क्लियर है ये बात? चलो अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज ओरिजिनली गिवन, द टर्म सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था? वॉज गिवन बाय, अभिज्ञान क्या हो गया? किस चीज के लिए यस बोल रहे हो? नगेली एंड क्रैमर, ठीक है? जनरली आईजेएसओ के अंदर साइंटिस्ट के नाम पूछे नहीं जाते हैं, बस हाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बस इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूं, ठीक है? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा was given by a scientist Plov. It was actually discovered by Schwann. ठीक है? ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके, वेरी गुड, ठीक है? तो ये इसकी बेसिक हिस्ट्री है, इसके ऊपर आईजेएसओ के अंदर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो परेशान मत होना, ठीक? अब आगे चलते हैं और बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही डिटेल में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इंपॉर्टेंट है यहां से सारी बातें, बहुत सारे कंसेप्ट्स बनेंगे। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया गया, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, तो ये जाना गया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की, दैट वाज नॉट विजिबल अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है? सो दिस इज नॉट विजिबल, या द structural components of plasma membrane were visible under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसे देखा गया तो ये पाया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब देखा गया तो इस तरह से, ध्यान से देखो, यहां पर एक आउटर डार्क लेयर दिखी, एक इनर डार्क लेयर दिखी, और इनके बीच में एक मिडिल ट्रांसपेरेंट लेयर दिखी। तो ऐसा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ये कंक्लूजन निकाला गया दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ट्राइलैमिनार इन नेचर है, दैट मींस इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये कितनी लेयर्स की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, आउटर डार्क लेयर, मिडिल ट्रांसपेरेंट लेयर एंड द इनर मोस्ट डार्क लेयर। तो ये तो समझ में आया कि ये 3 लेयर्स की बनी हुई है। अब जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, तो एक मॉडल का नाम बहुत तेजी से लिया जाता है, एंड द नेम ऑफ द मॉडल इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल स्टडी या जो पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो जिस साइंटिस्ट ने समझाया था, दे वर सिंगर एंड निकल्सन, एंड द नेम ऑफ द मॉडल वाज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर या दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, बट वो कंप्लीटली हर एक चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझा नहीं पाए। ठीक है, आप अगर कोई पुरानी बुक देखोगे तो आपको एक मॉडल का नाम मिलेगा सैंडविच मॉडल। ठीक है, आपको एक मॉडल का नाम मिलेगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। सैंडविच मॉडल जो था वो डैनियल और डैवसन ने दिया था।
तो ये नाम आपको कई बार ऑप्शंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, बट अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे या आप नई कोई सी भी किताब देखोगे, वेदर इट इज ट्रूमैन और इट इज पियर्सन और इट इज पाथफाइंडर, कोई भी बुक अगर आप देखोगे तो वहां पर आप इनका जिक्र नहीं पाओगे, बट हाँ ऑप्शंस में आपको इनके नाम मिल जाएंगे कि दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय या द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो डैनियल एंड डैवसन का नाम जरूर वहां पर आएगा, वहां पर रॉबर्टसन का नाम जरूर आएगा। और पर हमको जिन साइंटिस्ट के बारे में बात करनी है वो है सिंगर एंड निकलसन। पुराने कंसेप्ट के बारे में बात करूं, पुराने जमाने के बारे में बात करूं, 2002, 2003, 2004 उस टाइम पर जब बायोलॉजी को पढ़ाया जाता था तब सारे रिजेक्टेड मॉडल्स भी पढ़ाए जाते थे और उसके बाद एक्सेप्टेड मॉडल को पढ़ाया जाता था। बट अब क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सी रिफाइन हो गई है तो रिजेक्टेड मॉडल्स को हटा दिया गया है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो है उसी के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो अपन भी जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिस मॉडल के बारे में बात करेंगे वो होगा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। यहां तक क्या सारी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन कर दीजिए। अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की। अब इसका नाम फ्लूइड मोज़ैक क्यों रखा गया? फ्लूइड इसीलिए रखा गया क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी मेंटेन करती है, वो एक बहुत फर्म रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स होते रहते हैं, इसीलिए उसको बोला गया फ्लूइड। मोज़ैक इसको इसीलिए बोला गया, मोज़ैक पेंटिंग होती है ना, या आप टेबल के ऊपर आपने कभी देखा होगा जो सेंटर टेबल होती है उस पे मोज़ैक पैटर्न बने हुए होते हैं। मोज़ैक का मतलब होता है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, आपने अगर किसी पीस को ऐसे लगाया तो आपने मोज़ैक पैटर्न में क्या होता है, एक पीस ट्राइंगल है, फिर एक पीस स्क्वायर है, फिर राउंड है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो कोई वेल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड एज मोज़ैक। तो एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी प्रेजेंट है, इसीलिए उसको बोला गया फ्लूइड। और यहां पर लिपिड और प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 5 लिपिड के बाद एक प्रोटीन, फिर 5 लिपिड के बाद एक प्रोटीन, ऐसी यूनिफॉर्मिटी वहां प्रेजेंट नहीं होती। देयरफॉर दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्लियर है ये बात? क्लियर? ओके, क्रिश क्या हो गया? समझ में आ गया ना? चलो अब इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में बात करें। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is mainly made up of lipid and protein। ठीक है, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। बट द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल्स में लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो वेरी करता है, ये फिक्स प्रपोर्शन में या फिक्स परसेंटेज में प्रेजेंट नहीं है। अगर आप बुक्स को देखोगे तो वहां पर जनरली आपको आरबीसी का या फिर वहां पर एक न्यूरॉन के एग्जांपल से समझाया जाएगा कि आरबीसी के अंदर लिपिड का परसेंटेज क्या है, प्रोटीन का परसेंटेज क्या है और न्यूरॉन के अंदर इनका परसेंटेज क्या है। ओके, विद द सेम स्पिरिट ऑन ट्यूसडे बाय रिवाइजिंग एवरी टॉपिक दैट इज। स्कूल एग्जाम्स चल रहे हैं प्रतीक? ओके ओके, चमक गया, अच्छा इसलिए बल्ब जलाया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके प्रतीक, सो यू कंटिन्यू विद योर स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसके साथ कंटिन्यू करिए और सेम स्पिरिट के साथ वापस आइए। यू आर बीइंग मिस्ड इन द क्लास, ठीक है, बट एग्जाम्स दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर आप ट्यूसडे से वापस आइए। वैसे भी कल संडे है, क्लास नहीं है मेरी। नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को ही आएगी, मंडे को आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो वो भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं लिखूं, अगर मैं आरबीसी के बारे में बात करूं तो आरबीसी के अंदर अराउंड 52% ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और 40% ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यही मैं अगर आपसे बात करूं अबाउट न्यूरॉन, अगर मैं न्यूरॉन के बारे में बात करूं तो यहां पर लिपिड जो है वो 80% है और प्रोटीन्स जो है यहां पर 20% है, तो ये आपको वेरिएबल ही मिलेगा। बट कॉमन बात क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन्स
It also consists of carbohydrates and water. इसके पास कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है, बट मेनली ये लिपिड और प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। तो अब अपन इसका कॉम्पोजिशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिपिड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर अपन प्रोटीन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरा अरेंजमेंट इनका देखेंगे और धीरे धीरे करके सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है? मैम क्या इस लेक्चर, नहीं अमन, इस लेक्चर में सेल खत्म नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पूरा नहीं हो पाएगा आज तो मुझे लगता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी डिटेल्ड पार्ट हो जाता है, तो आज का पूरा लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट लेक्चर का हाफ एन आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी और मैं नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली सेल चैप्टर खत्म कर दूंगी। मतलब नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में सेल चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। और बाय चांस मुझे ऐसा लगा कि 3 लेक्चर्स में सेल नहीं खत्म हो पा रहा है तो मैं एक बार बात करूंगी, इफ आई कैन अरेंज फॉर एक्स्ट्रा क्लास ऑन फ्राइडे, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगी फ्राइडे को, ताकि मैं आपका सेल चैप्टर इस मतलब आने वाले हफ्ते में खत्म कर दूंगी। ठीक है। साइटोस्केलेटन का मतलब, वर्ड को स्प्लिट करो, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क। तो वो स्ट्रक्चर्स जो आपके साइटोप्लाज्म के फ्रेमवर्क को बना रहे हैं उन्हें बोला जाता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। मेन लिपिड्स, ठीक है, मेनली जो लिपिड्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, दे आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। फॉस्फोलिपिड इज द की लिपिड या इट इज द मेन लिपिड विच इज प्रेजेंट इन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बट मेन लिपिड जिसके बारे में अपने को बात करनी है वो होते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि लिपिड जो है वो हमेशा बाय लेयर में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन बाय लेयर। बाय लेयर का मतलब हुआ they are present in 2 layers। ठीक है। they are present in टू लेयर्स। ठीक है। यानी 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी किसकी, आपकी फॉस्फोलिपिड की या फिर लिपिड की। और मेन लिपिड जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो है फॉस्फोलिपिड। अब इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें, इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को अपन देखें, वैसे तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है और आपको ये बात डिटेल में समझ में आएगी जब अपन बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। पर अभी के लिए बस इतना सा समझ लो कि फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से 3 ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं, CH2OH, CH2OH, CH2OH। यहां पर प्रेजेंट होता है एक फैटी एसिड, यहां पर प्रेजेंट होता है एक फैटी एसिड, और यहां पर प्रेजेंट है एक फॉस्फेट ग्रुप, यहां पर प्रेजेंट है एक फॉस्फेट ग्रुप। यहां पर प्रेजेंट है एक फॉस्फेट। ठीक है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि यहां पर लिपिड के स्ट्रक्चर में 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड की जगह सिर्फ 2 ही फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और तीसरे फैटी एसिड की जगह यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। देयरफॉर द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आया? सक्षम गुड इवनिंग, क्रिश गुड इवनिंग। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आया कि इसको फॉस्फोलिपिड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर 3 फैटी एसिड की जगह क्या प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहां पर मेन बात समझो, यहां से आपका कंसेप्ट बनेगा, मेन कंसेप्ट आपका यहीं से बनेगा। आप सबने लिपिड के स्ट्रक्चर को देखा है, आप सब कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो लिपिड का स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लिपिड का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें ये इसका हेड पार्ट होता है और ये इसका टेल पार्ट होता है। इस तरह से ही बनाते हैं हम हमेशा लिपिड के स्ट्रक्चर को। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहां देखो, जो मैंने डायग्राम लिया था, यहां पर भी देखो एग्जैक्टली क्या है। यहां पर भी देखो, दिस इज द हेड पार्ट
और जो टेल पार्ट होता है वो हमेशा जिगजैग में होगा, सीधी सीधी टेल कभी भी नहीं होगी, टेल हमेशा इस तरह से प्रेजेंट होगी। तो ये इसका हेड पार्ट है लिपिड का और ये इसकी टेल है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्लियर है? तो अब मैं आपको यही कंसेप्ट समझा रही हूं कि ये क्यों होता है ऐसा। Why is the structure like this? Because the phosphate part forms the head, whereas the fatty acid part forms the tail of the lipid. जो लिपिड है उसका एक हेड है और दो टेल्स होती हैं, तो ये दोनों जो टेल्स हैं ये किसकी बनी हुई है? ये फैटी एसिड की बनी हुई है, whereas जो हेड है वो किसका बना हुआ है? वो इस फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर ये पॉइंट समझ में आया तो मुझे थम्स अप दे दो जल्दी से। चमक गया? क्या ये पॉइंट यहां पर चमक गया सबको? अगर चमक गया है तो मुझे थम्स अप दे दो कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जो टेल पार्ट है आपके फॉस्फोलिपिड का, ये जो टेल पार्ट है दिस इज हाइड्रोफोबिक, whereas the head part is हाइड्रोफिलिक। जो हेड पार्ट है जो कि फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है वो वाटर लविंग है, whereas the tail part is hydrophobic and it is what? It is water hating part। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी हेड पार्ट को हम पोलर हेड भी बोलते हैं और टेल पार्ट को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अब आपको समझ में आया कि आप जब भी लिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप उसकी दो टेल क्यों बनाते हो, तीन क्यों नहीं बनाते, एक क्यों नहीं बनाते? इसका रीजन एकदम क्लियर है कि जो लिपिड है, जो फॉस्फोलिपिड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसमें दो फैटी एसिड की चेन्स है और तीसरे फैटी एसिड की जगह यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फेट पार्ट है ये आपके लिपिड के हेड को बनाता है और फैटी एसिड की जो चेन्स हैं वो आपके फॉस्फोलिपिड के टेल को बना रही है, इसीलिए टेल हमेशा ऐसे दो बनती हैं। चमक गया? अवनी आ गए आप? क्लियर? दिस इज क्लियर? ओके। अब देखो लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है। लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है देखो, ध्यान से देखेंगे और यहां पर काफी सारे कंसेप्ट समझेंगे। देखो, so this is the phospholipid bilayer. This is what? This is phospholipid bilayer. सरोज, CH2 क्या है बेटा? ये CH2OH एक ग्लिसरॉल है, ठीक है। CH2OH कंप्लीट स्ट्रक्चर है। मैं आपको यही बोल रही हूं कि ये पार्ट आपको थोड़ा सा तब समझ में आएगा जब अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में, या फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। यहां पर आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि ये आपके फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं और यहां पर भी एक फैटी एसिड जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका लिपिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। आपने फैट का डाइजेशन सुना होगा ना, कि फैट जब भी डाइजेस्ट होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहां पर अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो यहां पर फैटी एसिड लगा दूं तो ये आपका लिपिड बन गया। यहीं पर अगर मैंने एक फैटी एसिड को हटा के फॉस्फेट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? आपका फॉस्फोलिपिड बन जाएगा, ठीक है। चमक गया? चमक गया, चलो बहुत बढ़िया। सरोज चमक गया? सो दिस इज योर फॉस्फोलिपिड, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ध्यान से देखो, दिस इज एनी सेल, ये एक सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मैंने एनलार्ज कर आपको यहां बना दिया है। यहां पर सिर्फ मैंने लिपिड पार्ट बनाया है, अभी प्रोटीन पार्ट अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन बायोलॉजी, वेरी गुड, थैंक यू। अब यहां देखो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस पार्ट को मैंने एनलार्ज करा दिया, यहां पर आपकी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। अब यहां ध्यान से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है
और एक पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को फेस करता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट, द गेमिंग जोन, कहां से करें मैं बताती हूं आपको, मैं बताती हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने हैं। लिपिड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा, लिपिड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप, है ना, जैसे सैचुरेटेड हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएंगे, बहुत सारे टाइप के हो जाएंगे, स्फिंगोलिपिड्स हो जाएंगे, तो बहुत सारे टाइप के हैं। बट आपको धीरे 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 करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी अपन ने फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट को ही पढ़ा है, यही चीज अपन 6 महीने बाद डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, और गेमिंग जोन में आई थिंक आपका नाम विवेक है, तो विवेक मैं आपको लास्ट में जरूर बता के जाऊंगी कि क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को फेस करता है, मतलब सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करता है, और एक पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को फेस करता है। यहां ध्यान से देखो, सरोज को भी चमक गया। ठीक है, सपोज दिस इज अ सेल, है ना, दिस इज अ सेल, these two are the plasma membrane. Let us talk of a single plasma membrane here. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर के पार्ट को भी फेस कर रही है, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर के पार्ट को भी फेस कर रही है। अब अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही हूं, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूं लिपिड्स के बारे में। ठीक, अब लिपिड्स के केस में क्या होगा, द लिपिड इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर, लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा दैट द हेड पार्ट ऑफ द लिपिड ऑफ वन लेयर फेसेस द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक पार्ट, एंड वन पार्ट ऑफ द लिपिड फेसेस द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट मीन्स लिपिड का जो वाटर लविंग पार्ट है, लिपिड का जो वाटर लविंग पार्ट है, दैट मीन्स जो लिपिड का हेड है वो ही हमेशा वाटर वाले एनवायरनमेंट को फेस करे। जो वाटर हेटिंग पार्ट है वो वाटर से हमेशा दूर ही रहे, इसीलिए टेल जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट या साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट से दूर रहती है। तो टेल जो है वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे को फेस करेगी, और जो हेड है वो हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को फेस करेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें ही हम एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूं यहां पर, द लिपिड बाइलेयर इज अरेंज्ड इन such a manner that the head of phospholipid faces the extracellular as well as साइटोप्लाज्मिक फेस या साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट लिख देते हैं। ठीक है, सो द लिपिड बाइलेयर इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड फेसेस द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द टेल which is hydrophobic, the tail which is hydrophobic always faces each other and is away from external environment। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमेशा दूर रहेगी और हमेशा एक दूसरे को फेस करेगी। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है, हाँ या ना? अगर समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो। सरोज, अवनी, विवेक, अमन, सब लोग जल्दी से मुझे एक थम्स अप दे दो या बल्ब भेज दो कि हमको समझ में आ गया है, फिर मैं आपको आगे लिपिड का मूवमेंट समझाऊंगी। ठीक है, फटाफट से भेज, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपन यहां पर देखते हैं,
मूवमेंट ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है ये। लिपिड किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव कर रहे हैं वो अपन यहां पर स्टडी करते हैं। लिपिड मूव कर पा रहे हैं। लिपिड क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेफिनेटली मूव करेंगे। And because of this movement, the plasma membrane is defined as fluid in nature। यही उसकी फ्लूइडिटी का मेजर है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो मूव कर पा रहे हैं, तो वही उसकी फ्लूइडिटी का मेजरमेंट है। एंड आई थिंक आप यही चीज केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो कि कोई चीज फ्लूइड क्यों है, क्योंकि वो मूव कर पा रही है। क्या सॉलिड पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो वो रिजिड हो जाएंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए वहां पर मूवमेंट पॉसिबल है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। और कौन सा मॉलिक्यूल कितना मूवमेंट शो कर पाता है, इससे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेजर कर सकते हो। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है ये? ओके। अब यहां पर देखो, सबसे पहला मूवमेंट जो है दैट इज रोटेशनल मूवमेंट। मैं सिर्फ लिपिड के मूवमेंट की बात कर रही हूं। पहले पूरा लिपिड पढ़ाऊंगी, फिर प्रोटीन पढ़ाऊंगी, फिर कार्बोहाइड्रेट्स बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बताऊंगी। मतलब एक एक करके सारी चीजें आपको समझाऊंगी, और फिर लास्ट में जो डायग्राम सबसे पहली स्लाइड पे मैंने लगा रखा था उसको अपन पूरा अच्छे से डिकोड करेंगे। ठीक, क्लियर है ये बात? चलो सबसे पहले अपन देखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, है ना। अभी अपन ने इसमें प्रोटीन्स इंसर्ट नहीं करे हैं, अभी अपन सिर्फ यहां पर लिपिड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा? अगर सपोज ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, ये एक लेयर का लिपिड मॉलिक्यूल है, ये अपनी ही जगह पर रोटेट कर गया, है ना। सपोज आप मुझे देखो, ठीक है, मैं आपको क्लियरली दिख रही हूं, तो ये हेड ऑफ द लिपिड हो गया और ये नीचे वाला पार्ट टेल ऑफ द लिपिड हो गया। तो मैं सिंगल मेम्ब्रेन की लिपिड हूं, यानी मैं सिर्फ एक अपर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रही हूं। तो लिपिड का मॉलिक्यूल अगर एक मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से रोटेट करता है, सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन ऑफ लिपिड। वो अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहा है, सो दैट इज रोटेशनल मूवमेंट ऑफ लिपिड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये यहां पर रोटेट कर सकता है, ये यहां रोटेट कर सकता है, तो अपनी ही मेम्ब्रेन में अपनी ही जगह पर अगर कोई गोल गोल घूम रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मूवमेंट ऑफ लिपिड। और इस रोटेशनल मूवमेंट की मदद से ये कई बार चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, कई बार कुछ सिग्नल्स भेज देते हैं, कई बार लिपिड के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मूवमेंट। हर मॉलिक्यूल, कुछ कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल, सपोज ये मूव कर गया, ये मूव कर गया, ये मूव कर गया, तो ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिपिड के मूव कर जाते हैं, अपनी ही जगह पर गोल घूम जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मूवमेंट। क्लियर है ये बात? सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट देखो, लैटरल मूवमेंट में क्या होगा? दिख रहा है आपको यहां पर क्लियरली, या साइड में बनाऊं? लेट अस नेम देम 1 2 3 4। लेट अस नेम देम x y z, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। अब लैटरल मूवमेंट में क्या होगा, आप ध्यान से देखो इधर। आप मुझे बताना क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगी।
मुझे बताओ क्या हुआ यहां पर, मुझे देखकर बताओ लैटरल मूवमेंट में एक्चुअली हुआ क्या है, बताओ मुझे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। किसी को समझ में आया यहां पर क्या हुआ है? अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में क्या हुआ। मैम टिल्ट हो गया, अच्छा टिल्ट हो गया, ध्यान से देखो क्या हुआ। ये एक लिपिड की लेयर थी, ये दूसरी लिपिड की लेयर थी, यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4। यहां पर देखो क्या हुआ, 1 जो है वो 4 की प्लेस पर आ गया और 4 जो है वो 1 की प्लेस पर आ गया। दैट मीन्स लिपिड का मॉलिक्यूल अगर अपनी ही मेम्ब्रेन में, अपनी ही अरेंजमेंट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, सो दैट मूवमेंट ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। देखो मैं यहां खड़ी हूं, है ना, और यहां पर सपोज और लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस रो में, मेरे हाथ के स्ट्रेच पर और लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक। अब अगर मैं इस पोजीशन से हटकर यहां आ जाऊं तो अब मेरी दोनों तरफ लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स मैंने अपनी ही रो में अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ऐसे मूवमेंट ऑफ लिपिड को हम लैटरल मूवमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स जो लिपिड की बाय लेयर है उसमें से अपनी लेयर में, या तो बाहर वाली या अंदर वाली, कोई सी भी एक लेयर के अंदर अगर लिपिड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, सो दैट इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। जनरली जब बच्चे छोटी क्लास में प्रेजेंट होते हैं ना, छोटी क्लास में होते हैं जैसे केजी में या फिर फर्स्ट सेकंड वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनकी रोज होती हैं, तो उस रो में उस बेंच के ऊपर 3 बच्चे बैठते हैं, तो 2 तो साइड में बैठते हैं और एक बच्चा बीच में बैठता है। अब बीच वाला बच्चा जो है ना वो बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत शैतान है, तो वो बार बार अपने साइड वाले को पुश करता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, फिर करता है मुझे पानी पीने जाना है, फिर वो बोलता है कि मुझे ना पेंसिल मैंने शार्पन करी थी, अब मुझे उसका कचरा फेंकने जाना है, फिर वो उसको डिस्टर्ब करता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो साइड वाला बच्चा इरिटेट होके बोलता है यार तू ही कॉर्नर पे बैठ, मैं बीच में बैठ जाता हूं। तो वो अपनी ही बेंच पे अगर अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। लिपिड की पोजीशन चेंज, तो ऐसे मूवमेंट को बायोलॉजी की शास्त्रों में, ठीक है, बायो की शास्त्रों में क्या कहा गया है, उसको लैटरल मूवमेंट के नाम से जाना गया है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की, ठीक है, ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे यहां पर सब, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसको नाम देते हैं 1 2 3 4, इसको नाम दे देते हैं यहां पे ABCD, ठीक है। अब देखो क्या हुआ मुझे बताना, देखो A 2 3 4 1 B C D, क्या हो गया यहां पर, क्या हो गया यहां पर, 1 A की जगह पर आ गया और A 1 की जगह पर आ गया। दैट मीन्स अगर मैं लिपिड हूं, मेरे आगे एक लिपिड की लेयर है और मैं उस लिपिड की जगह पर आ जाऊं, दैट मीन्स मैंने अपनी लेयर ही चेंज कर दी, तो उस मूवमेंट को बायोलॉजी में ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा गया है। ठीक है, जैसे आप बैठते थे ना स्कूल में, जब जाते हो तो एक ए रो होती है, एक बी होती है, एक सी होती है और उसमें बेंचेस लगी हुई होती हैं। तो अगर किसी बच्चे को, एक बहुत ही शैतान बच्चे को मैं ए से उठाकर बी में डाल दूं और बी से उठाकर एक बच्चे को ए रो के अंदर डाल दूं, तो ऐसे मूवमेंट को हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या फिर ट्रांसवर्स मूवमेंट कहते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? चेंज इन 2 लेयर्स, वेरी गुड। अप एंड डाउन पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं अपनी लोकेशन यहां से यहां कर दूं तो ये लैटरल मूवमेंट है, अपनी ही जगह पर गोल घूम जाऊं
तो रोटेशनल है, और मैं अपनी लेयर ही चेंज कर दूं सो ऐसे मूवमेंट को यहां पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा गया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये लिपिड का मूवमेंट विद इन द लेयर समझ में आ गया कि लिपिड कैसे मूव करता है, और इसी मूवमेंट की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, और मेनली फ्लूइडिटी जो है वो लिपिड की वजह से ही मेंटेन होती है। क्या यहां तक सारी पॉइंट्स क्लियर है? बत्ती जली, जल गई, चलो शाबाश, चले आगे। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लिपिड। ये सिर्फ एक हल्का फुल्का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने लिपिड्स के बारे में, है ना। धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगी, और ऐसे भी कुछ पार्ट्स पढ़ाऊंगी जिसके ऊपर एनएससी जेएस में क्वेश्चन आया है काफी पहले, तो वो पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी अपन बात करेंगे अबाउट प्रोटीन। लिपिड के बारे में बस इतनी ही बात आज अपन जानेंगे। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन्स किस तरीके से अरेंज्ड है वो मैं आपको अब समझाऊंगी, ठीक है। तो पुरानी बुक्स को अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है कि लिपिड का तो समंदर है और उसमें आइसबर्ग्स जो है वो प्रोटीन है। जनरली मैं इसको ऐसे समझाती हूं कि बहुत सारी चाशनी प्रेजेंट है और उसके अंदर बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले पड़े हैं ठंडे ठंडे। तो जो चाशनी है, जो लिक्विड है, वो लिपिड है, और जो उसके अंदर रसगुल्ले पड़े हैं वो क्या है? वो प्रोटीन है। और अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप रसगुल्लों को गुलाब जामुन से रिप्लेस कर सकते हो। सो इट इज द ओशन ऑफ लिपिड्स where icebergs of proteins are present, that means लिपिड के समंदर में, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं। अब ये जो प्रोटीन यहां पर एम्बेडेड होता है, ये जो प्रोटीन यहां पर एम्बेडेड है वो टू टाइप्स का है। देयर आर मेनली two types of proteins present in the plasma membrane. First type is called as intrinsic protein and the second is called as extrinsic protein. Intrinsic protein जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पार्शियली एम्बेडेड और एक होता है फुल्ली एम्बेडेड, और एक है हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कैसे अरेंज्ड है ये, इनको देखते हैं। ओके, समझ में आ गया? सबके बल्ब जल गए। चलो, ये हमारी लिपिड की बायलेयर है इस तरीके से। अब यहां पर एक और बना देते हैं, ठीक है। यहां पर इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक। यहां पर इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, और इस तरीके से यहां पर ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये लिपिड की लेयर जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, अब मार्किंग्स कर लेते हैं। ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, this is intrinsic protein, this is extrinsic protein, this is lipid, and this is also intrinsic protein. ओके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट पे भी मिलेगा, मतलब सेल के बाहर की तरफ, मतलब
जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा, वहां पर भी प्रेजेंट मिलेगा, और आपको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म को फेस करने वाली साइड पर भी मिलेगा। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो आपको बाहर और अंदर दोनों की तरफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो दो तरीके का है। एक प्रोटीन है जो पूरा धसा हुआ है लिपिड में। अगर ये लिपिड की बायलेयर है, अगर ये लिपिड की बायलेयर है, तो इस तरीके से जो प्रोटीन जिसका हेड और नीचे वाला पार्ट लिपिड के लेयर के आर पार निकल कर आ जाए, ऐसे प्रोटीन को अपन फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और वो प्रोटीन जिसका कुछ पार्ट ही अंदर की तरफ एम्बेडेड है, वो पूरा लिपिड की लेयर को क्रॉस नहीं कर रहा है, ऐसे प्रोटीन को अपन पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। अगर ये लिपिड है, इस तरीके से कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके दोनों हेड पार्ट जो है, जो दोनों राउंडेड पार्ट है, वो लिपिड की बायलेयर को क्रॉस कर कर दोनों तरफ से निकल रहे हैं, तो ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन को अपन फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और ऐसा प्रोटीन जिसका कुछ पार्ट ही लिपिड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो पूरा लिपिड को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो चाहे उसका थोड़ा पार्ट ऊपर की तरफ दिख रहा है, चाहे उसका थोड़ा पार्ट नीचे की तरफ दिख रहा है, ऐसे प्रोटीन को अपन पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा प्रोटीन जो लिपिड की लेयर के अंदर पूरी ही तरीके से धसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ बुक्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा जो फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है उनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, स्टडिंग द सेम थिंग, ओके। प्रीवियस स्लाइड करूं सरोज? दोबारा बताऊं? दोबारा बताती हूँ। प्रीवियस स्लाइड देख लो एक बार, प्रीवियस स्लाइड देख लो सरोज, वापस से बता दूंगी, डोंट वरी। एंड स्वार, थैंक यू वेरी मच, दिस एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू मी, दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू मी। आप सब अगर NEC JS क्वालिफाई कर जाओगे, सो दैट वुड बी द बिगेस्ट रिवॉर्ड, है ना, वो ही सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड होगा। सो प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स आते हैं वो क्लियरली हमको बताते चले जाओ। अमन नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? सरोज देखो दोबारा एक बार देखो, लिपिड की बायलेयर समझ में आ गई। चलो अब अपन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं, है ना, मैं समझाती हूँ थोड़ा सा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होके अपन चैप्टर को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर चैप्टर बहुत इजी लगने लगता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना काफी सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो आप केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ोगे, बायोलॉजी में आगे जाके पढ़ोगे, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। बट डोंट वरी, मैं अभी भी ये बोल रही हूँ, 6 महीने बाद जब आप इस बायोलॉजी को देखोगे तो आपको सारी चीजें अपनी फिंगर टिप्स पे होंगी, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो धीरे धीरे अपन समझने की कोशिश करेंगे। आप सब भी पानी पियो और मैं भी पानी पीती हूँ, ठीक है। आपको मेरे हाथ और जो चीजें मैं यूज करती हूँ वो क्लियरली दिख जाते हैं ना। देखो, ये लिपिड है, ये लिपिड की बायलेयर है, ठीक। फॉरगेट अबाउट हेड टेल पार्ट लिपिड का, आप बस ये समझो ये हेड लिपिड की बायलेयर है। अब इस लिपिड की बायलेयर के अंदर अरे इंस्टाग्राम आईडी, इस लिपिड की बायलेयर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से कोई प्रोटीन एम्बेडेड है, ठीक है। दैट मीन्स ये लिपिड की मेम्ब्रेन के आर पार प्रेजेंट है, लिपिड की मेम्ब्रेन को आर पार क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे प्रोटीन को अपन फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। क्या आपको मेरा ये हाथ दिख रहा है? तो ये जो प्रोटीन है ये कैसा हो जाएगा?
फुल्ली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। समझ में आ गया? ठीक। अब अगर कोई प्रोटीन मेरे पास कोई छोटी चीज नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। अब अगर कोई प्रोटीन, ये दिख रहा है आपको, अब अगर कोई प्रोटीन इस लिपिड बायलेयर के इस तरह से एम्बेडेड है, ठीक है, इस तरह से एम्बेडेड है कि वो लिपिड की बायलेयर को आर पार नहीं कर रहा, एक ही पार्ट के अंदर धसा हुआ है। क्या आपको ये दिख रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। वो लिपिड की इस लेयर पर भी हो सकता है या वो लिपिड की इस लेयर पर भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोटीन को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे प्रोटीन को अपन पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन बोलेंगे। अब ये लिपिड की बायलेयर है, अब कुछ प्रोटीन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इस तरीके से, तो ऐसे प्रोटीन को अपन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्टार्ट करूंगी। लेट मी फिनिश द चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर खत्म होते ही मैंने पहले भी बोला है कि मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और पीवाईक्यूज दोनों का प्रैक्टिस सेशन में आपको यहां पर करवाऊंगी। सरो चमक गया? ओके, वेरी गुड, सबको चमक गया, क्लियर है? सो दिस इज हाउ दी प्रोटीन्स आर अरेंज्ड। नाउ दीज प्रोटीन्स कैन ऑल्सो मूव विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज व्हाट? इट इज लैटरल मूवमेंट। प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट होता है, ठीक है। और प्रोटीन जब लैटरली मूव कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का एक मेजर है, अगर प्रोटीन लैटरली मूव कर सकते हैं। ठीक है। विजुअलाइजेशन नेक्स्ट। चलो, थैंक यू, समझ में आ गया? यहां तक आपको क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट होगा। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यहीं पर मैं बना रही हूं, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है और प्रोटीन के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो मैंने जब कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था तो मैंने आपको बोला था कि मेनली इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। वाटर को तो छोड़ दो, वाटर तो है ही है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है और प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर वो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई? हाँ दीमंत, बिल्कुल, लैटरल मूवमेंट ही है प्रोटीन का, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को नहीं समझाया गया है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो लैटरल मूवमेंट ही होगा, ठीक। अब यहां पर दो बातें मैं करूंगी, एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, उसके ऊपर आती हूं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड समझ में आ गया, इन दोनों के फंक्शंस में बताती हूं, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि अगर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मिल गया मुझे कुछ सामान, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और ये ब्लैक वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है पेन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर दो मेरे लिए, है ना, आप मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे दो और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर दो, तो कौन से प्रोटीन को आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाओगे? ये मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ। विच ऑफ द प्रोटीन वुड बी मोस्ट इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक्सट्रिंसिक वाला या इंट्रिंसिक वाला, कौन सा होगा? क्रिश का आंसर आया मेरे पास एक्सट्रिंसिक, विच इज एब्सोल्युटली राइट। तो मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप इस लाइन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैन बी
easily extracted from the plasma membrane. वेरी गुड, वेरी गुड, सबका जवाब आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब मैं इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को मेरी पेंसिल पे दोबारा लगा देती हूँ। ठीक है, जब तक आप एक पॉइंट लिख लो, द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फंक्शन के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, these glycoproteins are basically responsible for the antigenic nature, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? ऐसे सेल्स जिनको आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, या ऐसे चीजें जिसको आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करती है, जो आपके बॉडी का पार्ट है, आपके बॉडी के सेल्स के जैसे हैं, उनको तो वो आइडेंटिफाई कर कर आगे भेजेगी, अदरवाइज वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करेगी और रिजेक्ट कर देगी। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और आपने उसे बी ब्लड चढ़ा दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? क्योंकि हमारी सेल के ऊपर कौन प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल रिकॉग्निशन में या फिर हमारी सेल को एक स्पेसिफिसिटी देने के काम आते हैं। ये सेल को एक एंटीजेनिक नेचर इंपार्ट करते हैं, और उस एंटीजेनिक नेचर से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का है और कौन सा सेल हमारी बॉडी का नहीं है। तो उस केस में ये ग्लाइकोप्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या लिखा है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, दैट कंबाइनली इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, फिर आता है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोलिपिड है, बेसिकली ये सेल्यूलर सिग्नलिंग का काम करता है। दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर सिग्नलिंग। सेल्यूलर सिग्नलिंग को बेसिकली अपन जब हॉर्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, हॉर्मोन्स जब पढ़ेंगे वहां पर ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना सा समझ लो कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कोई सब्सटेंस आ रहा है ना, और उस सब्सटेंस को सेल को कोई मैसेज देना है, उस सब्सटेंस को सेल से कोई काम करवाना है, तो उसके मैसेज को या उसके सिग्नल को अंदर ले जाने में उसको मदद करता है कौन? मदद करता है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इतनी सी बात आप यहां पर समझ लो। मैं फिर से बोल रही हूं, जैसे जैसे हम बायोलॉजी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, आपको अपने आप क्लैरिटी आने लग जाएगी कि कौन सी चीज किस तरह से काम करती है। अभी इस चैप्टर में सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझो और एक बेस बनाओ। इस बेस के ऊपर अपन बाकी सारी चीजों को बहुत आराम से बिल्ड करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। ग्लाइको वर्ड बच्चों कहीं पर भी आ जाए ना, ग्लाइको, अमाइलो, ऐसे वर्ड्स कहीं पर भी आ जाए तो इनका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनका मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। एंड देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ध्यान से सुनो, सेपरेट कैसे होते हैं एक्सट्रिंसिक? कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, उससे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हथौड़ा मार के भी कर सकते हो, है ना, हथौड़ा मत मारना, ऐसे नहीं होगा, बट यस कुछ केमिकल्स की मदद से डेफिनेटली आप प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, विदाउट डैमेजिंग द मेम्ब्रेन। ठीक, विदाउट डैमेजिंग द मेम्ब्रेन आप इसको आराम से निकाल सकते हो। बट अगर मुझे इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को निकालना होगा तो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को निकालने के लिए मुझे इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये निकलेगा। ठीक है, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर मैं देखूं कि इजीली मैं कौन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूं विदाउट डैमेजिंग द मेम्ब्रेन, सो दैट वुड बी आवर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब एंटीजन और एंटीबॉडी समझो।
ठीक, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करा, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर करा, आपकी बॉडी के अंदर फंजाई एंटर करा, अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन सेल एंटर करता है तो आपके WBCs, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है या आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस फॉरेन सेल को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वो फॉरेन सेल जो आपकी बॉडी के अंदर घुसा है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। और उस एंटीजन को मारने के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं। वापस से सुनो, कोई भी सेल जो होता है, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वेदर इट इज फंजाई, वेदर इट इज योर बॉडी सेल, वेदर इट इज योर फ्रेंड्स बॉडी सेल, कोई सा भी अगर सेल होगा तो उसके बाहर उसको एक स्पेसिफिसिटी देने के लिए कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। उन प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं और उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो सेल टू सेल वेरी करता है। हर सेल के लिए ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और वही उसको एक स्पेसिफिसिटी देता है, वो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है। अब अगर कोई ऐसा सेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाए जिसका स्ट्रक्चर या जिसके बारे में आपकी बॉडी को नहीं पता, तो वो आपके लिए एक फॉरेन सेल हो जाएगा, वो आपके लिए एक एंटीजन हो जाएगा और उस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारी सेल के ऊपर भी कुछ पार्ट्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि उसको एक एंटीजेनिक नेचर देते हैं, उसको एक स्पेसिफिसिटी देते हैं। तो हमारे बॉडी के सेल्स दूसरी सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आपकी बॉडी का पार्ट मानेंगे। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपको ब्लड की नीड पड़ी तो आपने किसी ए वाले से ब्लड को ले लिया, ठीक है, तो ये ए और ए तो एक जैसा है ना, तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि इसका एंटीजन और आपकी बॉडी का जो एंटीजन है वो एक जैसा है। बट अगर मैं ए वाले को बी ब्लड दे दूं तो इन दोनों का एंटीजेनिक नेचर जो है वो अलग अलग है, तो यहां पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एंटीजेनिक नेचर जो है, ये जो स्पेसिफिसिटी है, ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है, ये कौन कर रहा है? ये ग्लाइकोप्रोटीन कर रहा है। क्या ये पॉइंट अब समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट अब समझ में आ गया? दिस इज अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन। कमिंग टू ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड वाला पार्ट आपको मेजर टाइम समझ में आएगा जब हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। बस अभी आप इतना समझ लो कि सेल जो है वो किन्हीं केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में काम करता है। वो हार्मोन्स हो सकते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सब्सटेंस अपना मैसेज इस ग्लाइकोलिपिड को पास करता है और ये ग्लाइकोलिपिड मैसेज अंदर सेल को पास कर देता है। And this type of signaling is called as cellular signaling. That means glycolipid जो है वो सेल को सिग्नल पास करने में मदद करते हैं कि आपको अब ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चमक गया? चलो बहुत बढ़िया। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चले। चलो अब अपन बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक बात कर रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अभी ऐसी कोई चीज नहीं बता रही जिससे आप कंफ्यूज हो। नेक्स्ट क्लास जो हाफ एन आवर की क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लूंगी उसमें मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, बट यस NSE-JS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बेस बना ले, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ डिटेल्स में आपको जरूर दूंगी। ठीक, सो अब अपन देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर सेल्यूलर के बाद क्या है? सेल्यूलर सिग्नलिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही वो अपने अंदर आने देगी और कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही बाहर जाने देगी। ऐसे
किसी भी चीज को अंदर बाहर नहीं होने देगी. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? KVPY बायोलॉजी बुक आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं आप उस बुक को, अच्छी बुक है वो. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन समझ में आ गया. अब मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is by two modes. One is passive transportation and the other is पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूं. सेमी और सेलेक्टिव में क्या डिफरेंस है ना? जनरली हम इनको इंटर चेंज कर देते हैं, बट सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये मेनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को आने जाने देगी, कम सोल्यूट को आने जाने देगी. बट सेलेक्टिव परमिएबल में क्या होता है? कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट पार्टिकल्स का ज्यादा मूवमेंट होता है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. डेफिनेटली कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी मूवमेंट होगा, बट सेमी परमिएबल वर्ड जो है वो जनरली हम यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन it takes place without the expense of एनर्जी. यहां पर आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, और यहां पर एनर्जी का मतलब है विदाउट यूजिंग एटीपी. आप सबको एटीपी का मतलब मालूम है ना? एटीपी स्टैंड्स फॉर, हाँ वेरी गुड क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि विदाउट यूजिंग एनर्जी, दैट मीन्स बिना एटीपी खर्च करे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई चीज मूव कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. यहां पर आपको एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी. एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मूवमेंट इज टुवर्ड्स या एज पर it is as per the this is as per the concentration gradient. as per the concentration gradient का मतलब चीजों का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ, चीजें मूव हो रही हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. अगर हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी तो वहां पर आपको एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी. जैसे कि अगरबत्ती की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, अगर आपने अच्छा परफ्यूम लगाया है तो उसकी स्मेल भी अपने आप फैल जाएगी. अगर कोई गंदी स्मेल आ रही है कहीं से, कोई एनिमल मर गया है या कोई सीवरेज लाइन लीक हो रही है, तो उसकी स्मेल भी अपने आप सारी तरफ फैल जाएगी. उसके लिए आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी अगर किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है without the expense of energy, so that type of movement is called as passive transportation. और इस passive transportation में mainly जो अपन पढ़ेंगे that would be osmosis and diffusion. अपन पढ़ेंगे mainly osmosis and diffusion. So osmosis is basically the diffusion of solvent. osmosis के अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट का अगर मूवमेंट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ठीक है. तो अपन स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस से. व्हाट इज बेसिकली ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज
the movement of solvent from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration. So this is the most basic definition of osmosis. ठीक है, पर मैं आपको वो पार्ट पिन पॉइंट करूंगी जहां पर स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, अब ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन ले लेते हैं सॉल्वेंट में वाटर. ठीक है, सबसे कॉमन सॉल्वेंट जो है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो है वाटर. तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब जहां पर पानी ज्यादा होगा से पानी मूव करेगा टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, दैट मीन्स पानी जहां ज्यादा होगा वहां मूव करेगा जहां पर पानी कम होगा. ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है. बट यहां पर कंफ्यूजन कहां आता है? जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन. जब हम सॉल्यूशन के रेफरेंस में बात करने लगते हैं तब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होने लगता है, और यहां पर मैक्सिमम टाइम 99% 99% स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं. बट मेरे बच्चे ये गलती नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि मैं आपको इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है, अब देखो, अगर हम सॉल्यूशन के रेफरेंस में बात करें, ठीक है, और सॉल्यूशन के रेफरेंस में अगर मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाऊं, रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं सॉल्यूशन के रेफरेंस से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाऊं तो क्या होगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास. एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके पास सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, इसीलिए वो डाइल्यूट है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, इसीलिए वो कंसंट्रेटेड है. तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मुझे बताओ और आपको टर्म्स जो यूज करनी है वो है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, तो आप क्या यूज करोगे? दैट इन osmosis there is movement of solvent from dilute solution to concentrated solution. हाँ या हाँ, क्योंकि ना तो मैं यहां सुनूंगी ही नहीं, तो आपको जवाब देना है हाँ या हाँ. अगर मैं बोलूं कि इन दो टर्म्स को यूज कर आपको मुझे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बतानी है तो क्या होगा? इन ऑस्मोसिस देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. क्या ये समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया यहां पर? ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वहां से सॉल्वेंट मूव होगा और कहां जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर. ठीक, चमक गया? हाँ चमक गया. चलो, चमक गया कंसेप्ट, बल्ब जला लिया जाए. ठीक है, अब हाँ या हाँ में मुझे जवाब दो, हाँ या हाँ में मुझे जवाब दो. क्या मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिख सकती हूं? हाँ या हाँ? क्या मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिख सकती हूं? क्या मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को
मोर या हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिख सकती हूं, हाँ या हाँ, हाँ या हाँ, हाँ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूं। तो अगर मैं अब आपको बोलूं बच्चों कि इन दो टर्म से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मुझे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाकर बताओ, तो क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं मैम। तो क्या लिखेंगे? इन ऑस्मोसिस देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, there is movement of solvent from less concentrated solution to more या high कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये दो टर्म्स लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए तो मोर टू हाई, ठीक है, हाई टू लेस वाले पार्ट पर स्टक मत होना। आपको ये रीड करना है कि ऑस्मोसिस आपसे किन टर्म्स में पूछा जा रहा है। अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में पूछा जा रहा है तो सॉल्यूशन के टर्म्स में हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा वाटर का मूवमेंट, या फिर फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा वाटर का। तो जनरली बच्चे 99% स्टूडेंट हाई लो देखते हैं और टिक कर देते हैं और गलत जवाब लगा देते हैं। तो जब भी आपसे ऑस्मोसिस पूछा जा रहा है तो किस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर from higher concentration of water to lower concentration of water, this is absolutely right. There is movement of water from a dilute solution to concentrated solution, this is absolutely right. There is movement of water from a less concentrated solution to high concentrated solution, this is also absolutely right. तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी और आंसर करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो क्विकली मैं आपको 3 सॉल्यूशंस बता देती हूं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से कर लेते हैं इस पार्ट को, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने 3 बीकर्स ले लिए यहां पर, तीनों बीकर्स के अंदर हमने कुछ सॉल्यूशंस डाल दिए हैं, ठीक है, तीनों बीकर के अंदर हमने कुछ सॉल्यूशंस डाल दिए हैं, ठीक, और तीनों ही बीकर के अंदर सेल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। 3 बीकर लिए, तीनों के अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, तीनों के अंदर ही सेल डाल दिया और इस सेटअप को हमने छोड़ दिया 24-48 घंटे के लिए। ए, बी और सी हमने इन्हें नाम दे दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट में थोड़ा सा क्विकली करा रही हूं क्योंकि ये टॉपिक मुझे खत्म करना है, ठीक। अब जब ऑब्जर्व किया इसको थोड़े टाइम बाद तो देखा कि ए बीकर के अंदर जो सेल है, ए बीकर के अंदर जो सेल है वो फूलकर मोटा हो गया। ए बीकर के अंदर जो सेल है वो फूलकर मोटा हो गया। बी बीकर के अंदर जो सेल है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, और सी वाला जो है वो वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक। अब समझेंगे यहां पर हो क्या रहा है। ए वाले बीकर के अंदर सेल फूलकर मोटा हो गया, दैट मीन्स सेल जब भी फूलकर मोटा हो रहा है दैट मीन्स उस सेल के अंदर बाहर से पानी अंदर जा रहा है। ध्यान से सुनो, अगर किसी सेल को मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है, मैंने उसको डाल दिया और वो फूलकर मोटा हो गया, ठीक, तो दैट मीन्स सराउंडिंग मीडियम से पानी जो है
वो सेल के अंदर जा रहा है। अगर सराउंडिंग मीडियम से पानी सेल के अंदर जा रहा है, दैट मीन्स पानी का कंसंट्रेशन मीडियम में ज्यादा है या सेल में ज्यादा है? मीडियम में ज्यादा है, इसीलिए पानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। दोबारा से सुनो मेरी बात, मैंने एक बीकर लिया ए, उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल डाल दिया और इस सेटअप को मैंने छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद जब मैंने देखा तो जो सेल है हमारा वो फूलकर मोटा हो गया है, ठीक है। जैसे मुंह फूल जाते हैं ना लोगों के नाराज होने पर, वैसे ही सेल जो है वो फूलकर मोटा हो गया। दैट मीन्स सेल अगर मोटा हुआ है, दैट मीन्स पानी सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर गया है, ऑस्मोसिस हुआ है। अगर पानी सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर गया है, दैट मीन्स मीडियम के अंदर पानी ज्यादा था इन कंपैरिजन टू सेल, इसीलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ गया। तो ऐसे प्रोसेस को हमारे बायोलॉजी के शास्त्रों में क्या कहा गया है? एंड ऑस्मोसिस कहा गया है। और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एंड ऑस्मोसिस का मतलब when the water in the surrounding medium, when the concentration of water in the surrounding medium is more than that of cell, the cell will swell. This process is called as end osmosis and the solution is called as hypotonic solution. ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और आप ये सब देख चुके हो, अगर नहीं देखा है तो आज कुछ किशमिश को लेना, ठीक है, और उनको पानी के अंदर डाल देना। सुबह देखना किशमिश जो होगी वो फूलकर मोटी हो जाएगी। दैट मीन्स आपने जब किशमिश को पानी के अंदर डाला तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो किशमिश के बाहर ज्यादा था, इसीलिए एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ और किशमिश जो है वो फूल गई। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया ये कंसेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। और ये सेल जो फूलकर मोटा हो गया है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। दिस सेल इज कॉल्ड एज अ टर्जिड सेल। क्लियर है ये बात? क्लियर? सेकेंड सिचुएशन देखो, सेल को पानी में डाला या सेल को एक सॉल्यूशन में डाला और वो श्रिंक हो गया। अगर सेल श्रिंक हो गया, दैट मीन्स पानी सेल से बाहर निकला है। पानी जो है वो सेल से बाहर निकला है, दैट मीन्स मीडियम के कंपैरिजन में वाटर का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा था। अगर सेल से पानी बाहर निकला है तो ऑस्मोसिस के हिसाब से वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा था इन कंपैरिजन टू मीडियम, इसीलिए पानी बाहर निकल गया। पानी जैसे ही बाहर निकल गया, सेल श्रिंक हो गया। तो इस प्रोसेस को हमारे शास्त्रों में एक्स ऑस्मोसिस कहा गया है। इस प्रोसेस को एक्स ऑस्मोसिस कहा गया है। और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। और ऐसे सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा गया है। ऐसे सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा गया है, जो श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है। ये सेल जो सेम रहा, दैट मीन्स ना तो पानी अंदर आया ना ही पानी बाहर गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें ना तो सेल से पानी बाहर जा रहा है और ना ही बाहर से पानी अंदर आ रहा है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशन है, जिसमें एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस होता है। I will definitely send the DPP, ठीक है। ये पार्ट आप एक बार दोबारा से देख लेना। इसमें 3 बीकर्स हैं, 3 बीकर्स में सॉल्यूशन है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के, और इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने सेल्स को डाल दिया है।
एक सेल जो है वो फूल गया, एक सेल जो है वो श्रिंक हो गया और एक सेल जो है वो अपने सेम डायमेंशंस पे रहा। तो सेल अगर फूल गया है, मोटा हो गया है, तो ऐसे मोटे सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं और इस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब सेल श्रिंक हो जाता है दैट मींस उससे पानी बाहर निकल गया। पानी जब बाहर निकल गया तो इस प्रोसेस को हम एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं और ऐसे श्रिंक्ड सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। लास्ट सिचुएशन जिसमें सेल के डायमेंशन सेम रहे, ना तो पानी बाहर निकला ना पानी अंदर आया, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं और ऐसे सेल को हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। ठीक है, जो अपने डायमेंशंस को चेंज नहीं कर रहा है, ऐसे सेल को हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। बाकी का मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी। ठीक है, और डीपीपी में जरूर डाल दूंगी और आप बाकी पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। सो मेरे एंड से एंजॉय योर वीकेंड। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट।